हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। यस, विभूति, लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। मंजित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके। ओके, स्टार्ट करिए क्लास को। ओके सर। ठीक। तो लास्ट में आपने हेडिंग क्या लगाई थी? मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य टकराव। जी, मूल अधिकार और नीति ओके, निर्देशक तत्व के मध्य टकराव। ठीक है। ठीक है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। आप मूल अधिकार वाले चैप्टर को अगर पढ़ेंगे, आप अपनी आवाज को ऑफ कीजिए। मूल अधिकार वाले अगर चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये आपको भाग 3 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वहीं आप अगर नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी को अगर आप देखेंगे तो आपको भाग 4 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। भाग 3 और भाग 4 इन दोनों के अंतर्गत आपको मूल अधिकार और डीपीएसपी का चैप्टर देखने को मिलता है। अब इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति क्या होती है, तो इस पर बात करने से पहले हमें जाना पड़ेगा जो कि 1951 की हम बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है 1947 को, तो आपको पता ही है हमारा देश जब आज़ाद होता है तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी। आर्थिक स्थिति हमारी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। अब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि हमारे संविधान निर्माता ओके, आवाज़ क्लियर है? एक बार बताना मुझे। आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सर। ओके। हाँ, तो संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि अभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, हमारे पास में संसाधनों का अभाव है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति अभी राज्य नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम भाग 3 के अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकारों को रखते हैं। भाग 3 के अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकारों को रखते हैं जिनको मानना राज्य का कर्तव्य है, राज्य के लिए वो अनिवार्य है। लेकिन हम एक और भाग को जोड़ते हैं जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहेंगे। वो भाग क्या कार्य करेगा कि जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी, जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति में कुछ बढ़ोतरी होगी, राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होती जाएगी, संसाधनों को जैसे जैसे राज्य को प्राप्त होते जाएंगे, वैसे वैसे नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करेंगे। तो उन सारे कार्यों को हमने भाग 4 के अंतर्गत रख दिया था। भाग 4 के अंतर्गत हमने रख दिया था। ठीक है। अब भाग 4 के अगर आप आर्टिकल सॉरी भाग 4 है, भाग 4 के आप आर्टिकल 39 को देखोगे, है ना? इसके अलावा आप संविधान के अनुच्छेद 31 की बात करोगे। इन दोनों के मध्य खासकर टकराव होता है। कैसे होता है उसकी पृष्ठभूमि को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। होता क्या है, भाग 4 तो संविधान निर्माताओं ने रख दिया हमारे संविधान के अंतर्गत। लेकिन फिर जब बात आई कि भाग 4 को लागू करें, तो लागू करने के लिए हमारे जो संविधान था उसमें वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का पहला प्रयास किया गया मद्रास राज्य के द्वारा। तो मद्रास राज्य ने क्या किया था, मद्रास राज्य ने सर्वप्रथम हमारे आर्टिकल 15(3) में जो बात लिखी गई थी, 15(3) में क्या लिखा गया था कि राज्य जो है महिलाएं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा, है ना? तो इस विशेष प्रावधान को देखते हुए मद्रास राज्य ने पहली बार आरक्षण को दिया था, वो भी जाति के आधार पे। जाति के आधार पर आरक्षण को जाति के आधार पर आरक्षण को दिया था। अब इस जाति के आधार पर आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसका आधार क्या है, तो संविधान का हमने आर्टिकल 14 को देखा। 14 में दूसरी लाइन दिखी थी हमने, विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण, उसको देखा था हमने, है ना? इसके अलावा आर्टिकल 15(1) 15(2) को हमने देखा। तो इसका आधार हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो मद्रास राज्य ने पहली बार जाति के आधार पर आरक्षण दिया था। जाति के आधार पर आरक्षण दिया था। इसके तुरंत बाद इसके तुरंत बाद ही कुछ राज्यों ने जो है वो भूमि सुधार करने के लिए
भूमि सुधार अधिनियम बनाए। भूमि सुधार अधिनियम का निर्माण किया गया। भूमि सुधार अधिनियम का निर्माण किया गया। अब जो भूमि सुधार अधिनियम का निर्माण किया गया था, वो भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत कई सारे व्यक्तियों की संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया। संपत्ति का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया। और आपको पता है हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमारा एक और मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। और व्यक्तियों की संपत्ति को जब अधिग्रहित किया गया तो हमारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, यानी कि आर्टिकल 31 का उल्लंघन करता है। अब जैसे आर्टिकल 31 का हमारा उल्लंघन हुआ तो व्यक्ति क्या कहाँ पे चले गए? न्यायालय के पास चले गए। व्यक्ति न्यायालय चले गए क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। अब जैसे इनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, न्यायालय में गए तो न्यायालय ने क्या किया? सबसे पहले संविधान को पढ़ा। और संविधान के 31 में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित है कि व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा। व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा। तो यहाँ तो न्यायालय ने क्या किया? संपत्ति का अधिकार है तो संविधान के अनुसार उन्होंने डिसीजन दिया। संपत्ति के अधिकार उन्होंने डिसीजन दिया कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकता, ये उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यह बात न्यायालय के द्वारा कही गई। तो उन्होंने राज्यों के द्वारा जो संपत्ति अधिग्रहित की गई थी उसको खारिज कर दिया। उसको खारिज कर दिया। दूसरी ओर मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो मद्रास राज्य के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था, इस आरक्षण को चंपकई दोरई राजनवाद आया था। एक केस का नाम था चंपकम दोरई राजन। तो मद्रास हाई कोर्ट ने चंपकम दोरई राजनवाद में जब मद्रास राज्य के द्वारा मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया तो उस आरक्षण को समाप्त कर दिया। उस आरक्षण को समाप्त कर दिया। यहीं से नींव पड़ती है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य टकराव की। ये इन दोनों के मध्य टकराव ही नहीं है, बल्कि ये राज्य के और न्यायालय के मध्य का भी टकराव है। राज्य के और न्यायालय का मध्य भी टकराव है, क्योंकि राज्य क्या करेगा? नागरिकों के हितों के लिए कुछ कार्य करने चाहेंगे और वो कार्य जो है सीधे संपत्ति के अधिग्रहण से होंगे। और जैसे ही राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, न्यायालय उसे क्या कर देगा? खारिज कर देगा। तो एक्चुअल में टकराव डीपीएसपी और मूल अधिकारों के मध्य चल रहा है या फिर राज्य के और न्यायालय के मध्य चल रहा है ना? न्यायालय के और राज्य के मध्य चल रहा है। तो आपने हेडिंग तो लगाई थी मूल अधिकार डीपीएसपी के मध्य का टकराव, लेकिन एक्चुअल में टकराव किसका है? ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य का। ठीक है, न्यायालय और कार्यपालिका का मध्य का टकराव। स्पष्ट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यहाँ तो कोई डाउट है? एक्चुअल में आर्टिकल 15 जो है यहाँ से आपका मेंस का काफी ज्यादा पोर्शन कवर होता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, है ना? अब इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं? तो इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा कि बताइए आरक्षण देना चाहिए या नहीं, आरक्षण सही है या नहीं, है ना? तो वहां पर आपको अपनी भावनाओं को थोड़ा साइड में रखना है। आपकी जितनी भावनाएं हैं मन में, आपके चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वहां पे आपको आरक्षण को सही बताना ही पड़ेगा। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाता है। और पीटी में कौन सा क्वेश्चन आता है आपके? पीटी में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आए हैं उन सारे केसों को अरेंजमेंट में रखने के लिए आपसे कह सकता है ना? या फिर जो जाति के आधार पर भेदभाव दिया गया है इसके संबंध में कोई आर्टिकल आपसे पूछ सकता है ना? तो आर्टिकल हालांकि पूछा नहीं जाता। और मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू तो सीधा है। मेंस में तो आपसे सीधे तौर पे आरक्षण के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब इसी चीज को आप एक लाइन लिखिए पहले, उसके बाद में बाकी आपको बताते हैं। शुरुआत हम वहीं से करेंगे, मद्रास राज्य के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक,
लिखिए आप डैश लगा के। देखिए, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद मद्रास राज्य के द्वारा मद्रास राज्य के द्वारा मद्रास राज्य के द्वारा द्वारा पहली बार पहली बार जाति के आधार सॉरी पहली बार मेडिकल कॉलेज में पहली बार मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया। पूर्ण विराम लगाइए। जिसे 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 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जिसे मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सॉरी मद्रास उच्च न्यायालय मत लिखिए आप। एक्चुअल में केस जो आया था ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था, तो मद्रास उच्च न्यायालय में लिखिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऐसे लिखिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा चंपकम दोरई राजनवाद। बोर्ड पे आप देख लीजिए। चंपकम दोरई राजनवाद चंपकम दोरई राजनवाद वाद वाद में इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया। वाद में इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया। आरक्षण को रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया। कर दिया गया। पूर्ण विराम लगाइए। जो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मूल अधिकार मूल अधिकार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य मध्य टकराव का पहला मामला था। टकराव का पहला मामला था। मध्य टकराव का पहला मामला था। पूर्ण विराम लगाइए। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अनुच्छेद 15 के खंड 1 और 2
अनुच्छेद 15 के खंड 1 और 2। खंड 1 और 2 में विधि के समक्ष समानता का में विधि के समक्ष समानता का विचार अंतर्निहित है। विचार अंतर्निहित है। अंतर्निहित है। सर समानता का विचार 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 अंतर्निहित है। अंतर्निहित है। जबकि जबकि विधि के समान संरक्षण का आधार जबकि विधि के समान संरक्षण विधि के समान संरक्षण का आधार अनुच्छेद 15 के खंड अनुच्छेद 15 के अनुच्छेद 15 के खंड 3 अनुच्छेद 15 के खंड 3 से 6 तक है। अनुच्छेद 15 के खंड 3 से 6 तक है। खंड 6 तक है। छह तक है। पूर्ण विराम लगाइए। ठीक। अब देखिए आप, पहला संविधान संशोधन कैसा है उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप कुछ चीजें देखिए कि मद्रास राज्य ने जाति के आधार पर पहली बार आरक्षण दिया गया था। और हमारे संविधान निर्माता केशवानंद भारतीवाद से पहले जो उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या करता था कि संविधान की भावना को देखने की बजाय संविधान में लिखे गए शब्दों पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करता था। सर्वोच्च न्यायालय मानता था कि जो शब्द उसमें लिखे गए हैं उसका महत्व ज्यादा है, उसकी भावना का महत्व कम है। ये बात मानता था केशवानंद भारतीवाद से पहले। लेकिन केशवानंद भारतीवाद के बाद से ही शब्दों की बजाय उसकी भावना पर ज्यादा गौर किया जाने लगा। ठीक है। अब देखिए शब्द क्या लिखे गए थे इस संविधान में। आप आर्टिकल अगर 14 को देखोगे, आर्टिकल आप 14 को देखोगे तो 14 में 2 लाइन लिखी गई है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरी लाइन लिखी गई है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत क्या कहा गया है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी विधि से नीचे रहेंगे, कोई भी विधि से ऊपर नहीं रहेगा, है ना। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी विधि के समक्ष एक समान रहेंगे। ये बात कही गई थी पहली लाइन के अंदर। विधियों का समान संरक्षण क्या है, तो राज्य जो है वो पिछड़ी जातियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिससे कि उस समाज में उनको उचित दर्जा मिल सके। ये हमने पढ़ा था विधियों का समान संरक्षण में, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विधियों का समान संरक्षण जो है इसकी भावना पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि इसके शब्दों पर ज्यादा गौर किया था। और इसी वजह से मद्रास राज्य के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, है ना। क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो हमारे संविधान में ऐसा कोई अलग प्रावधान था नहीं जिसके माध्यम से संविधान में या फिर संविधान के माध्यम से राज्य जो है वो आरक्षण की व्यवस्था कर सके, ऐसा कोई आर्टिकल था नहीं। ठीक है। एक तो मुद्दा यह हो गया। दूसरा मुद्दा क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, हमारे डीपीएसपी को जोड़ा था। अब डीपीएसपी के माध्यम से जो है राज्य जब डीपीएसपी को राज्य लागू करता
तभी जनता जो है डीपीएसपी के माध्यम से राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले पाती। और राज्य के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को जब जनता फायदा लेती, तभी जो है वर्तमान सरकार जो सत्ता में आती, है ना? क्योंकि राज्य अगर कल्याणकारी योजना नहीं चलाएगा, लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो जनता उसे दोबारा चुनाव में नहीं जिताएगी, है ना? ये सीधा सा फंडा था। लेकिन जब कभी भी राज्य जो है वो कोई नीति बनाता, कोई नीति अगर बनाता राज्य, तो नीति बनाने के लिए क्या करता? नीति बनाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करता। संपत्ति का संपत्ति का अधिग्रहण करता। क्योंकि हमारे मूल अधिकार में एक आर्टिकल 31 भी था, जो क्या कहता था? आर्टिकल 31 क्या कहता था कि संपत्ति का अधिकार आपको होगा। और अगर हम संपत्ति के अधिकार होने के बावजूद भी राज्य हमारी संपत्ति को छीनता, तो व्यक्ति क्या करता? सीधे न्यायालय चला जाता। और न्यायालय जाने के बाद में उसे संपत्ति वापस मिल जाती। तो ऐसे में राज्यों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि हम लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण कर सके। क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए आवश्यक है कि राज्य के पास में कुछ संसाधन होने चाहिए। तो राज्य के पास में संसाधन हो, उसके लिए व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक है ना? ये चीजें आवश्यक थी। तो सभी राज्य के लोग, व्यक्ति जो थे, ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो थे में चले गए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास, है ना? नेहरू जी के पास चले गए। नेहरू जी ने इनसे कहा कि क्या हो गया, मेरे पास क्यों आए हो? तो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि हम जैसे ही कोई कल्याणकारी योजना चलाना चाहते हैं, तो संपत्ति को अधिग्रहित करना आवश्यक है। और जैसे हम संपत्ति, न्यायालय जो है हमारे विधि को या फिर हमारे द्वारा निर्मित भी किसी कानून को रद्द कर देता है ना? तो ऐसे में हम कुछ कल्याणकारी योजनाएं चला नहीं पा रहे हैं। और अगर हम कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाएंगे, तो अगले चुनाव में हम जीतेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा मुद्दा था, है ना? तो नेहरू जी ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का आ गया, है ना? आरक्षण का आ गया था मद्रास राज्य के द्वारा। और दूसरी तरफ भूमि सुधार का आ गया था। तो नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में कर दिया पहला संशोधन। तो हेडिंग आप चेंज कीजिए, हेडिंग लगाइए पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। और अनुच्छेद 15 डैश लगाइए, अब इसमें क्या होगा ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, आप खुद भी सोच सकते हो इसमें क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि आरक्षण को रद्द किया गया था, मद्रास राज्य के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, है ना? तो इसमें कोई भी कानून या फिर कोई भी विधि का निर्माण आरक्षण से संबंधित अगर किया जाता है किसी राज्य के द्वारा, तो उसको बचाव के उपाय इसमें किए जाएंगे, है ना? दूसरी तरफ भूमि सुधार से संबंधित इसमें कुछ प्रावधान थे, तो भूमि सुधार को लागू करेगा राज्य, तो उससे बचाने के कुछ प्रयास किए जाएंगे, है ना? तो इसमें किया क्या गया? इसमें एक नई अनुसूची का निर्माण किया गया नेहरू जी के द्वारा। संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक अनुसूची जोड़ दी गई, अनुसूची 9। अनुसूची 9 को हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़ दिया गया। और ये बात लिख दी गई कि अगर राज्यों के द्वारा कोई भी कानून का निर्माण किया जाता है और उस कानून को अगर हम अनुसूची 9 के अंतर्गत रख देते हैं, उस कानून को रख देते हैं, तो न्यायालय भी उस कानून का पुनरावलोकन नहीं कर पाएगी। यानी कि अनुसूची 9 जो है वो किसी भी कानून को सुरक्षा कवच प्रदान कर देती है। अब न्यायालय की तो आदत है इधर उधर झांकने की, बार बार कभी इस विधि में देखेगा, कभी उस विधि में देखेगा, तो उसकी ताक झांक को जो है वो कम कर दिया गया अनुच्छेद या फिर अनुसूची 9 के अंतर्गत, है ना? तो अनुसूची 9 जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन से पूरी तरीके से बाहर होगी, ठीक है? इसके अलावा पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आर्टिकल 15(4) को भी जोड़ दिया गया। और 15(4) में साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं, ये पिछड़े लोग हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्ति भी है,
राज्य उनके लिए विशेष उपाय कर सकता है, और विशेष उपाय से तात्पर्य है आरक्षण। ये बात भी संविधान में लिख दी गई। तो अब मद्रास राज्य ने जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया था वो अब दे सकती है ना। ये सीधी सी बात लिख दी गई। इसके अलावा संविधान में एक अलग अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 19(2). आप अनुच्छेद 19 को देखोगे तो इसमें हमको कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। उन स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत। ठीक। अब इसी चीज को हमें लिखना है। तो आपने हेडिंग क्या लगाई थी? पहला संविधान संशोधन और अनुच्छेद 15, उसमें डैश लगा के लिखिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आप उसमें लिखिए। देखिए, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य, पहले संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है और संपत्ति के अधिकारों को, और संपत्ति के अधिकारों को संपत्ति के अधिकारों को सीमित करना था। संपत्ति के अधिकारों को सीमित करना था, जिसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन को, जिसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन को न्यायिक पुनरावलोकन को प्रतिबंधित करना आवश्यक था। प्रतिबंधित करना आवश्यक था। आवश्यक था क्योंकि क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा, क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा रक्षा के नाम पर मूल अधिकारों की रक्षा के नाम पर न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा राज्य निर्मित विधि राज्य निर्मित विधि राज्य निर्मित विधि और नीतियों को नीतियों को नीतियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। घोषित कर दिया गया। पूर्ण विराम लगाइए। दूसरा पॉइंट लिखें। दूसरा पॉइंट आप लिखिए। पहले संविधान संशोधन से
पहले संविधान संशोधन से निम्नलिखित अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेद अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। संविधान में जोड़े गए। संविधान में जोड़े गए। डैश लगाइए। पहला 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 बिंदु अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) 15(4) दूसरा पॉइंट अनुच्छेद 19(2) 19(2) और तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए। संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 31 से 31 से और 31 बी जोड़ा गया। 31 बी जोड़ा गया। 31 बी जोड़ा गया। और 31 बी के द्वारा ही और 31 बी के द्वारा ही बी के द्वारा ही नवीं अनुसूची का निर्माण किया गया। नवीं अनुसूची का निर्माण किया गया। नवीं अनुसूची का निर्माण किया गया। पूर्ण विराम। अब देखिए यहाँ से, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आर्टिकल को घटे जाते हैं। आर्टिकल 15, 1, 15, 2, 15, 3, 15, 4 ऐसे करके घटते हुए जाते हैं। अब कम से कम इसे समराइज करते हुए, इसे कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हुए आपकी माइंड की थिंकिंग जो है वो भी क्रिएट हो रही, प्लस आपको ये भी पता चल रहा है कि आर्टिकल 15(4) का अस्तित्व में आया कैसे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मद्रास राज्य आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता तो क्या आर्टिकल 15(4) अस्तित्व में आता? ये सुनो, मैसेज कीजिएगा सिर्फ। आर्टिकल 15(4) अस्तित्व में आता? आर्टिकल 15(4) अस्तित्व में आता? नहीं आता। अगर मद्रास राज्य आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता तो पहला संविधान संशोधन होता? पहला संविधान संशोधन होता? नहीं होता। अगर मद्रास राज्य के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती तो नवीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती? नहीं जोड़ी जाती, है ना। ये होता है प्रोफेशनल पढ़ने का तरीका, और यही तरीका आपको मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप मैं सीधे सीधे यहाँ पे आपको आर्टिकल 15 बता दो, आर्टिकल 16 बता दो, तो उसका कोई ज्यादा महत्व होगा नहीं। ना तो आप पीटी में उससे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ना ही मेंस में कर पाएंगे, है ना। तो प्रोफेशनल तरीके से आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, है ना। अब आर्टिकल 15 क्या है, अगर आप डायरेक्ट संविधान से पढ़ने के लिए जाएंगे
संविधान की मैं आपको अगर प्रतिभूति बताऊं, एक मिनट है, मैं संविधान को एक बार मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, मुझे अभी मिल नहीं रही, मैं आपको कल संविधान को खोल के बता दूंगा, ठीक। संविधान के अगर हम आर्टिकल को सीधे सीधे तौर पर पढ़ेंगे तो केवल वहां पे आप आर्टिकल 1 को देखोगे तो एक लाइन लिखी गई है कि राज्य, जाति, धर्म इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 को आप देखोगे तो केवल इतना लिखा गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राज्य विशेष उपाय कर सकता है। बस इतने लाइन वहां पे लिखकर छोड़ दी गई है। अब आपको एसडीएस कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का ये तो फायदा हुआ, कम से कम आर्टिकल 15(4) अस्तित्व में आया कैसे उसके बारे में पता चला, है ना। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई वो आपको पता चला, है ना। अब आरक्षण आगे क्या क्या करती है उस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो आप अगले लाइन से आर्टिकल 15(4) को भी लिख दीजिए यहीं पर। ठीक है, आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया था। ठीक है, आर्टिकल 15(4) 15(4) में आप डैश लगा के, ठीक है, दो बातें इसमें लिखी गई। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में कौन आएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए राज्य विशेष उपाय कर सकता है। बस ये लाइन इसमें लिखी गई। तो अब इसमें लिखिए, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे सेम ऐसे बना के आप लिखना है। पहले में आप लिखना सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग, और दूसरी लाइन में आप लिखिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। दूसरी लाइन में आप लिखिए अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति जनजाति। तीसरी लाइन में आप लिखिए विशेष उपाय कर सकती है, राज्य विशेष उपाय कर सकता है। विशेष उपाय कर सकती है। ठीक है, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 15(4) में। आर्टिकल 15(4) में ये बात लिखी गई है। अब आपने यहाँ पे देख लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार पिछड़ा वर्ग है कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना। तो पैराग्राफ आप चेंज कीजिए, पैरा चेंज कीजिए, अगली लाइन से लिखिए सामाजिक पिछड़ेपन से आशय है, सामाजिक पिछड़ेपन से आशय है सामाजिक पिछड़ेपन से आशय है कि सामाजिक पिछड़ेपन से आशय है कि
जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था में किसी समुदाय की किसी समुदाय की पिछड़ी स्थिति है पिछड़ी स्थिति है पिछड़ी स्थिति है और यदि कोई समुदाय और यदि कोई समुदाय यदि कोई समुदाय जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था में हास्य पर है जाति व्यवस्था में हास्य पर है जाति व्यवस्था में हास्य पर है तो उसकी शैक्षिक स्थिति तो उसकी शैक्षिक स्थिति उसकी शैक्षिक स्थिति स्वाभाविक रूप में पिछड़ जाएगी स्वाभाविक रूप में पिछड़ जाएगी रूप में पिछड़ जाएगी इसलिए इसलिए सामाजिक और शैक्षिक इसलिए सामाजिक और शैक्षिक शैक्षिक पिछड़ापन शैक्षिक पिछड़ापन पिछड़ापन दोनों एक साथ होना चाहिए दोनों एक साथ होना चाहिए दोनों एक साथ होना चाहिए पूर्ण विराम लगाइए अगला पॉइंट लिखिए अगला पॉइंट आप लिखिए ठीक है अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख उल्लेख पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया किया गया उल्लेख किया गया जहां अनुसूचित जाति व जनजाति को जहां अनुसूचित जाति व जनजाति को अनुसूचित जाति व जनजाति को अधिनियम की अधिनियम की अधिनियम की
अनुसूची में अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया शामिल किया गया और जाति व जनजाति के लोग और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग भी पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। पिछड़े वर्ग में शामिल हैं और ये पिछड़ों में भी पिछड़े हैं और ये पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ओके, आज के लिए इतना काफी, बाकी हम कल देखेंगे। कल आप क्या काम करेंगे? कल आप 2 आयोग, एक कालेलकर आयोग, बोर्ड पे आप नाम देख लीजिए, कालेलकर आयोग, और दूसरा है बीपी मंडल। बीपी मंडल, इन दोनों आयोग को कल आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक है? बाकी हम यहाँ पे कल डिस्कशन इसका करेंगे, ठीक है? ओके, कल मिलते हैं फिर इसी समय पर, ठीक है? थैंक यू। कोई भी डाउट है तो हम आपके डाउट कर लेंगे आज। आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू।